बंगाल की लड़ाई में वोटर्स जब आप देखते हैं तो उसमें एक हुजूम ऐसा भी दिखाई देता है जो खामोश लोगों का है, मौन लोगों का। उनसे आप कुछ भी पूछिए वो बताते नहीं। शायद किसी बात से डर है कि वो बताना भी नहीं चाहते। आखिर कौन है ये साइलेंट वोटर्स, आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारी आज की कड़ी में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की सियासत में साइलेंट वोटर्स का रोल सबसे ज्यादा अहम हो चुका है। नंदीग्राम से लेकर हावड़ा तक, कोलकाता से लेकर मेदिनीपुर तक, हर जगह ये साइलेंट वोटर्स मौजूद हैं जो किसी का भी खेल बना या बिगाड़ सकते हैं। आज की कड़ी में होगी इन पर खास बातचीत। साथ ही ये भी पूछेंगे कि नंदीग्राम के संग्राम के बीच कुर्सी किसके नाम होगी। एक मां की मौत पर शोक जरूरी है या सियासत, चर्चा इस पर भी। लेकिन आपको बता दें कि आज से अड़ी में आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हर रोज अड़ी में TV9 भारतवर्ष आपसे पूछेगा एक सवाल। जवाब देने के लिए टीवी स्क्रीन पर आएगा QR कोड, जिसे आप अपने फोन के जरिए स्कैन करेंगे। QR कोड को स्कैन करने के बाद आपके मोबाइल पर आएगा एक सवाल। सवाल के जवाब के लिए आपके सामने होंगे कुछ विकल्प। जवाब के लिए आप स्क्रीन पर आए विकल्प को चुनें और आगे बढ़ जाएं। आपका जवाब कार्यक्रम के दौरान TV9 भारतवर्ष पर लाइव होगा। तो आज का जो सवाल है वो आपको बता दें कार्यक्रम की शुरुआत में। आज का सवाल है, क्या नंदीग्राम का फैसला ममता का सियासी भविष्य तय करेगा? और इसके लिए आपके पास विकल्प होंगे हां या नहीं। इसमें से कोई एक विकल्प आपको चुनना है। नीचे जो QR कोड आपको नजर आ रहा है उस QR कोड को आपको अपने फोन के जरिए स्कैन करना है। आपके सामने विकल्प आ जाएंगे, हां या नहीं। जो भी आप ठीक समझते हैं उसको हमारे पास भेज दें। और इस कार्यक्रम में आखिर में हम आपको यह बताएंगे आप में से अधिकांश लोग क्या समझ रहे हैं। क्या नंदीग्राम ममता का सियासी भविष्य तय कर देगा या नहीं? यह सवाल लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। इस पर ध्यान दें और विकल्पों को चुनें। हम जवाब आपको बताएंगे। लेकिन नंदीग्राम में भारतीय जनता पार्टी की पत्नी से रेप की खबर सामने आई। रेप के बाद मर्डर की कोशिश का भी आरोप लगा है। बीजेपी ने TMC समर्थकों पर लगाया आरोप। TMC ने इसे भारतीय जनता पार्टी की साजिश करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी और बलात्कार, ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने इसे अंजाम दिया है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ये महज सियासत है। बंगाल में क्या चल रहा है? दूसरे चरण में मतदान अब होना है 1 तारीख को। चुनाव प्रचार का शोर दूसरे चरण के लिए थम गया, लेकिन ये कुछ एक घटनाएं ऐसी हैं, क्या इनके शोर कभी थम पाएंगे? बप्पा चटर्जी, प्रवक्ता बंगाल बीजेपी के हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। विजय मिश्रा, प्रवक्ता TMC के हमारे साथ हैं। शुद्धो बनर्जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अवनिजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक हैं। गौतम लाहड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अड़ी में। सबसे पहले तो यह समझा जाए कि ये क्या महज आरोप है? क्या यूं ही कोई आरोप चस्पा कर दिया जाएगा बगैर किसी आधार के? सबसे पहले तो मिश्रा जी मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, किस आधार पर यह कहा जाता है कि यह सिर्फ सियासत है? क्यों नहीं इस तरह की घटनाओं पर संज्ञान लेकर जवाब दिया जाता? सत्तारूढ़ पार्टी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। चुनाव प्रचार सबसे बड़ी बात क्या है कि बंगाल में भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। इन्हीं के कार्यकर्ता जो है तरह तरह का जो है मारपीट, अशांति फैलवाते हैं, फैलवा करके मुद्दा तैयार करते हैं। इनके पास तो मुद्दा नहीं कि बंगाल के लिए इन लोगों ने 6 से 7 साल में क्या दिया, बंगाल के लोगों के लिए क्या किए। इन्होंने जो बंगाल के लिए जो इनका कर्तव्य था, बंगाल के लोगों के लिए आज आकर के वोट मांग रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। इन लोग बंगाल के लिए क्या किए? बंगाल बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। आज अमित शाह वहां प्रचार के लिए थे। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने टीवी का वॉल्यूम कम करिएगा, क्योंकि वो इको होता है और मुझको सुनाई देता है। दूसरे मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, अमित शाह ने आज इस बात को उठाया है। TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। यहां पर महिलाओं की हालत कैसी है इस एक घटना से परिलक्षित होता है। जहां पर ममता बनर्जी खुद मौजूद हैं, वहां पर अगर इस पेरीफेरी में ये घटना हो जाती है तो ये बताती है। और उन्होंने शोभा मजुमदार का भी हवाला दिया। कैसी हालत है महिलाओं की वेस्ट बंगाल में? सबसे बड़ी यहाँ महिलाओं के मामले में बंगाल बहुत ही सुरक्षित है। और सबसे बड़ा मुद्दा बंगाल में है बेरोजगारी, महंगाई सबसे बड़ी मुद्दा है। यहाँ जो है बंगाल के लोगों को, बंगाल के किसानों को हम लोगों ने, हमारी सरकार प्रतिवर्ष 6,000 रुपया देती है। लेकिन इन लोगों को जो हम लोगों ने सारा डिटेल दिया था, इसके बावजूद भी वो
बंगाल का जीएसटी का 50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया ये लोग नहीं दिए। महिलाओं के मुद्दे नहीं है, आप ये कह रहे हैं? महिला मुख्यमंत्री हैं जहां पर, वहां महिलाओं के मुद्दे नहीं है क्या बप्पा चटर्जी जी? ठीक है, आपका मैंने सुन लिया। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है वो आपने तय कर दिया, जरा बप्पा चटर्जी से जवाब ले लें। देखिए, सबसे पहले मैं इसलिए शर्मसार बंगाल को किया हुआ है ममता बनर्जी ने, ये बात कहना जरूरी है, क्योंकि ममता बनर्जी खुद मंच पे चढ़ के महिला धर्षण होने का दाम फिक्स करती है। आधा धर्षण हुआ तो एक रेट, फुल धर्षण हुआ तो एक रेट। फिर एक जगह जाके वो कहती है कि अगर जैसे इंसान का शरीर में बुखार आता है उसी तरह धर्षण भी हो सकते हैं। और ममता बनर्जी जहां रहती है, आज जहां नंदीग्राम में रह रही, वहां से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस के अंदर में उनके गुंडे जाकर बीजेपी कर्मी के पति के साथ धर्षण करते हैं। 84 साल की औरत को हत्या कर दिया जाता है, और बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद ये सब घटना घटती है। और जो लोग कर रहे हैं वो लोग सामने आ रहे हैं। कौन लोग कर रहे हैं? सबके नजर के सामने, सब जानते हैं। बोलने से इसलिए बंगाल में डरते हैं क्योंकि जानते हैं कि किसी को गोली मार दिया जाएगा या फिर किसी की हत्या कर दी जाएगी। आपको याद होगा मुर्शिदाबाद में भी ठीक इसी तरह का एक घटना घटा, जहां पर ही पूरे उसके पत्नी के साथ बच्चे का सबका हत्या कर दिया गया। तो बंगाल आज धर्षण की राजनीति का जगह बन गया है, और महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद यहाँ पर टीएमसी के लोग इतने नीचे उतर गए हैं कि वो लोग धर्षण के मुद्दे को कुछ समझता नहीं है। शुद्धो बनर्जी से भी बात करना चाहता हूं मैं इस मुद्दे पर। शुद्धो बनर्जी, क्या ये वाकई जैसा तृणमूल कांग्रेस कह रही है ये मुद्दे नहीं है क्या? दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहली बात है, कोई भी अपराध की घटना और नारी पर अत्याचार बहुत बड़ा मुद्दे की बात है। बंगाल में भी है, काम दुनिया में देखे हैं, पाक स्ट्रीट देखे हैं, और यूपी में तो हर रोज ही देखते हैं। हाथरस में क्या हुआ, उसके बाद भी क्या हुआ पता है। और कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद को बचाने के लिए भाजपा सरकार की कोशिशें हमने नहीं पूरी है। लेकिन बात दूसरी है, आपने बहुत बड़ा इश्यू उठाया, क्या आरोप लगाने से सब कुछ हो जाता है? मैं आपके टीवी के सामने हर भाजपा कार्यकर्ता से एक ही गुजारिश कर रहा हूं, भैया चुनाव के समय संभाल के रहिए। आपके विरोधी पक्ष तृणमूल तो हमला कर ही सकते हैं, लेकिन अपनों से भी थोड़ा बच के रहना, क्योंकि अभी जो टैलेंट हमने देखा है, क्रोनोलॉजी, हर रोज कोई ना कोई घटना। अगर वहां पे नंदीग्राम में कोई घटना हुई है तो तुरंत FIR लॉन्च हो, कोई तो इस पे ऊपर तफ्तीश हो, जो है उसको अरेस्ट कर लिया जाए। अगर ममता बनर्जी के कोई नजदीक जुड़े हुए वो भी चुनाव आयोग उसको गिरफ्तार करे। कुछ बिहार में 2 दिन पहले आपका फर्स्ट फेज इलेक्शन में एक बंदा को मतलब जो मारे गए थे, बहुत ही दुखद घटना है। देर बाद चुनाव आयोग ने बता दिया, विवेक दुबे ने, ये कोई मतलब हत्या की घटना नहीं है। फिर भी इनके किशोर जजौरिया कहते नहीं फिर हत्या की घटना है। मतलब भाजपा की अभी जो एक स्ट्रैटेजी है, कौशल है, अफवाह। लेकिन सबसे दुखद होता है जब देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री इस अफवाह चक्र में हिस्सा लेते हैं, तब पता लगता है इस हार को कितना डरते हैं कि अपनी इज्जत दबाव में लगा के। चलिए, शुद्धो बनर्जी से अफवाह चक्र क्यों कह रहे हैं? और उन्होंने जब हवाला दिया महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों का, तो साथ में उन्होंने 2 नाम भी गिना दिए। इस पर भी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, जरा वो सुन लीजिए। I'm telling you that you ask the family member is in coma. I don't know whether it is survive or not. They are not allowing them to enter the villages. They are not allowing them to enter anything. MP with they are asking them security. Okay, the election security. You should follow around to village. It is Nandikam. How they are doing the nuisance. You see, I am also contesting from here. But my problem is, law and order election commission is taking care. I will submit the election. बप्पा चटर्जी जी, इलेक्शन कमीशन के हाथ में पुलिस है, लब्बुल अब ये जो कहा है ममता ने। देखिए, इलेक्शन कमीशन के हाथ में तो पुलिस है, ये बात सही है,
लेकिन ये दुख की बात है कि पुलिस के खाली ओसी चेंज करवा दिए हैं थाना के, लेकिन नीचे स्तर के जितने भी कैडर बने हुए हैं पुलिस के जो नौकरी करते हैं वो एक्चुअल में बंगाल में तृणमूल के कैडर के रूप में है, और वो लोग अपने तरफ से किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं करना चाहता है। सेंट्रल फोर्स को ले जाके बाहर का घुमा रहे हैं। और नहीं, लेकिन बप्पा चटर्जी जी, किसी भी सूरत में ये कहा जा सकता है क्या जो आप कह रहे हैं कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं? कोऑपरेट करवाने, काम कराने का काम किसका है? बप्पा चटर्जी, मैं अवनीजेश जी के पास जाना चाहता हूं इस पर। अवनीजेश जी, ये कहा जा सकता है कि किसी भी सूरत में क्या कि वो काडर की तरह काम कर रहे हैं और वो हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं? हमसे मतलब इलेक्शन कमीशन से? ऐसा है कि ये तो इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं वो बताएंगे, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि जिनको हाथरस याद आता है उनको 12 याद क्यों नहीं आता राजस्थान का। जो वो लोग जो कहते हैं कि शोभा मजूमदार की शक्ल ही ऐसी थी, उनको जो चेहरे पर जो सूजन थी, काली आंख के नीचे जो कालापन आ गया था, वो तो उनकी शक्ल ही ऐसी थी। इतना लज्जाजनक बयान 84 साल की एक बूढ़ी महिला को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसका बेटा बीजेपी का समर्थक था। यह है, और एक ऐसी घटना नहीं है, पूरे देश में हर व्यक्ति जानता है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा होती है, वहां पर भाजपा के कार्यकर्ता को पीठ पर यह लिख करके कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, पेड़ पे लटका दिया जाता है। इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, लोगों को पेड़ों पर लटका दिया जा रहा है और अब महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। विजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं इसका जवाब लेने के लिए। गौतम लाहिरी जी, आप तैयार रहिएगा। विजय मिश्रा, सबसे बड़ी बात क्या है कि जहां तक मैं शोभा मजूमदार जी के बारे में सुना हूं तो उनका एक पारिवारिक मैटर था, पारिवारिक मतभेद था आपस में, और बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है। आप देखिएगा 2 तारीख के बाद किसी भी राज्य में, आज दिल्ली की सारी फोर्सेस, इनके जितने भी सीआरपीएफ है या सीआईएसएफ है, कितनी कंपनियां तो इनके नेता की सुरक्षा में लगी हुई है, जो या तो इनके नेता बंगाल में उम्मीदवार हुए हैं या जो प्रचार कर रहे हैं। और पूरा सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल की सारी मशीनरी, सेंट्रल की इनके जितने भी भाजपा के मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम सरकारी तंत्र बंगाल को मैं अपनी सत्ता हासिल करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। और आज इन्हें विजय मिश्रा जी, आप बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या इस तरीके की पृष्ठभूमि बनाई है? क्या इस तरह की पृष्ठभूमि बनाई है ममता बनर्जी ने कि ये घटनाएं हो रही हैं, कंट्रोल में नहीं आ रही हैं इलेक्शन कमीशन के कोशिश करने पर भी? बंगाल ऐसी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। बंगाल में ये लोग ही जो है लोगों को मारते हैं, लोगों से झगड़ा करवाते हैं और अपनी राजनीतिक मिट्टी तैयार करना चाहते हैं। ये सारा इन लोगों का कराया करामात है। अपने बप्पा चटर्जी, आप अपने जवाब के साथ तैयार रहिएगा। गौतम लाहिरी साहब, ये मुद्दे खास तौर से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मुद्दे पश्चिम बंगाल में आप क्या समझते हैं कितने महत्वपूर्ण हैं? या जैसा विजय मिश्रा कह रहे हैं कि ये कोई मुद्दा नहीं है, वो दूसरे मुद्दे गिना रहे हैं? नहीं, सबसे पहले तो दिनेश जी, मैं हैरान हूँ, किसी भी महिला के ऊपर कोई भी अत्याचार हो, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को एक सुर में, एक राय में निंदा करना चाहिए, कड़ी भर्त्सना करना चाहिए, वो जिस पार्टी का समर्थक हो, जो भी हो। दूसरी बात है कि उसके साथ साथ पुलिसी कार्रवाई करने के लिए वो डिमांड करना चाहिए कि अगर कोई इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तीसरी बात है, आपको पता ही है, महिला के ऊपर अत्याचार सबसे बड़ा सेंसिटिव इशू होता है। दिल्ली में एक सरकार बदल गए, निर्भया कांड तो हम सब जानते हैं। तो महिला के ऊपर अत्याचार, आज सारे महिला वोटर पश्चिम बंगाल में मतदाता सबसे ज्यादा है। आप देखिए पहला चरण। लेकिन गौतम लाहिरी जी, उसी से जुड़ा हुआ एक फैक्ट ये भी बताता है कि 2009 से लेकर 2019 तक अगर आप कंपेयर करेंगे, खासतौर से निर्भया वाले मामले के बावजूद ये केसेस डबल हुए हैं महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के, खासतौर से बलात्कार के। इस पर मैं जवाब लूंगा, आप सबसे जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले शोभा मजूमदार को लेकर हकीकत क्या है? शोभा मजूमदार का मसला क्या केवल सियासत के लिए उठाया जा रहा है? क्या शोभा मजूमदार 84 साल के एक वृद्धा के ऊपर किया गया हमला और उसके बाद आखिरकार उसकी मौत, क्या यह ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको सियासत से जुड़े हुए लोग उठाएं? क्या सत्तारूढ़ पार्टी ये चाहती है कि उस पर मौन रहा जाए? आखिर क्यों ऐसा चाह रहा है? पूरा मसला क्या है, जरा ये समझते हैं। मां की मौत, शोक या सियासत? इस पर किसने क्या कहा, जरा वो देखिए। और ये चेहरा जो पीट पीट कर आंखों में आप देख रहे हैं, ये जो चोट के निशान हैं, उसी तरफ इशारा था कि जिस पर यह कह दिया जाता है कि वो तो चेहरा ही ऐसा था। इस वृद्धा को इस कदर मारा गया, 3 से 4 लोगों ने मारा। गोपाल मजूमदार की यह मां है, और गोपाल मजूमदार क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए यह कहा गया कि तृणमूल कांग्रेस ने यह काम किया है। अमित शाह गृह मंत्री कहते हैं परिवार का दर्द और घाव दीदी का लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ेंगे।
और क्या बयानात आए हैं इस पर जरा वो भी देख लीजिए, फिर समझेंगे कौन शोकग्रस्त है और कहां सियासत हो रही है। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं बेटा बीजेपी का कार्यकर्ता है इसलिए मां को जान गंवानी पड़ी। अमित मालवीय सह प्रभारी हैं पश्चिम बंगाल के, आईटी सेल के हेड हैं भारतीय जनता पार्टी के, कहते हैं तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्रूरता से मारा लेकिन ममता के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। अगला देखिए, स्मृति ईरानी कहती हैं केंद्रीय मंत्री हैं टीएमसी के गुंडों ने बुजुर्ग महिला की पिटाई की क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मां थी। ये बताता है कि पश्चिम बंगाल में वो लोग जो सत्तारूढ़ पार्टी के साथ अलाइन नहीं होते उनका क्या हश्र होता है। काकोली घोष टीएमसी सांसद वो क्या कहती हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का तो इंतजार करना चाहिए था, मौत के 1 मिनट के बाद ही राजनीति शुरू कर दी गई। इस पर और क्या होता है, इस पर सौगत रॉय टीएमसी सांसद वो कहते हैं शोभा मजूमदार की मौत पर राजनीति करना ठीक नहीं। लेकिन जब ये सब बातें आप देख रहे हैं और मैं आपको लगातार बताता चलूं, आप अड़ी में आज से हमारे सवालों के साथ भी जुड़ रहे हैं। नीचे आपको सवाल दिखाई दे रहा है, क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है जिसको स्कैन करके आपको हम तक जवाब पहुंचाना है। लेकिन इस मुद्दे पर वापस लौटते हुए हम आपको यह भी बता दें कि इस घटना के बाद, शोभा मजूमदार की मौत के बाद एक डेथ सर्टिफिकेट जारी हुआ। वो डेथ सर्टिफिकेट जो जारी हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री के लेटर हेड पर जारी हुआ। आखिर ये कौन अथॉरिटी है जो डेथ सर्टिफिकेट इशू कर सकती है? मसले कई हैं, बातचीत करना है अपने मेहमानों से। पार्था जरा ये बताइए कि आप लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं? कि इतना सेंसिटिव विषय है जिस पे राजनीति करने का इतना ओछा मानसिकता भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। अगर नहीं है तो ये बताइए, ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पर अभी, ये एक सेकंड मैं आपको बीच में रोक रहा हूं जरा, ये देख रहे हैं आप डॉक्टर अर्चना मजूमदार, ये भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं और ये डेथ सर्टिफिकेट जारी कर रही हैं। ये डेथ सर्टिफिकेट किस हैसियत से जारी कर रही हैं? उनके पास आफ्टर डेथ लेके गया होगा पेशेंट को, और यही होता है कि एक घर में डेथ होने के बाद कोई एक डॉक्टर के पास ले जाके डेथ सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है जो डॉक्टर के अंडर में ट्रीटमेंट में रहता है, और उसी हिसाब से उसी लहजिया पे उनका सर्टिफिकेट इशू होता है और उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है बप्पा चटर्जी जी, आइए इस बात को जरा पूछ लेते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। क्या ये डेथ सर्टिफिकेट इस तरीके से जारी किए जाने का इनके पास राइट है? गौतम लाहरीदा। नहीं, डेथ सर्टिफिकेट तो डॉक्टर अपना पैड में देते हैं, पॉलिटिकल पार्टी का पैड में नहीं। पॉलिटिकल पार्टी का लेटर हेड है ये। दूसरी बात है कि इस तरफ से अगर मर्डर हुआ है तो उसको पोस्टमार्टम होना जरूरी है। बिना पोस्टमार्टम में डेथ सर्टिफिकेट कैसे आ सकता है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है, वो भी सवाल है ना। पोस्टमार्टम तो होना हुआ कि नहीं हुआ मुझे पता नहीं यहाँ बैठे। इसलिए बप्पा चटर्जी जी, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ये मौका मिलता है कि वो ये कहें कि आप लोग सियासत कर रहे हैं इस पर। अब इसका मतलब एक डॉक्टर वो बीजेपी मानसिकता होने के बावजूद भी वो सच को सच नहीं कह सकते। बंगाल का गणतंत्र का ये अवस्था। अरे वो डेथ सर्टिफिकेट नहीं जारी कर सकता अपने लेटर हेड पर, इतनी सी बात हो रही है ना। आप कहाँ ले जा रहे हैं बातों को? कहाँ डेथ सर्टिफिकेट उन्होंने बीजेपी के। चलिए ठीक है, आप जब तक मेरी बातें समझे जरा मैं शुद्धो क्या कहना चाह रहे हैं क्विकली? दिनेश जी, मैं अगर गलत ना हूं तो अर्चना मजूमदार जहां पे शोभा मजूमदार रहती थी उस क्षेत्र से भाजपा की उम्मीदवार है। बप्पा चटर्जी उस सच को ना छुपाए, बीजेपी की मानसिकता वाली ये सब बात छोड़े। और दूसरी बात है, मेडिकल प्रोटोकॉल के हिसाब से किसी पॉलिटिकल पार्टी के पैड में डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं हो सकता। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री, भाजपा के अध्यक्ष स्मृति ईरानी और गृह मंत्री, सब लोग जो दंड मुंड के करता है, कानून को मानने वाले हैं, जिनको देश चलाना है, वो डेथ सर्टिफिकेट को देखकर ही ऐसे एक ऑर्गेनाइज कैंपेन में उतर चुके हैं। ये पोस्ट ट्रुथ से पहले प्री ट्रुथ। जब तक सच बाहर ना आ जाए, झूठ फैला के हमारे खाली झोली को जितना भर सके। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, किसी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री के जो कैंडिडेट हैं वहां से, उनके अपने लेटर हेड में डेथ सर्टिफिकेट लिखकर जारी कर दिए जाने से अगर ये गलत है तो क्या वो इशू खत्म हो जाता है? क्या वो मामला समाप्त हो जाता है? क्या वो वृद्धा को मारा गया और उस वजह से उसकी डेथ हो गई? क्या इस बात को कोई इससे कोई इनकार कर सकता है? जरा ये बात भी समझ लें विजय मिश्रा जी से। शुद्धो आप इसमें मत बोलिए, विजय मिश्रा जी को बोलने दीजिए। कोई भी मृत्यु की घटना बहुत ही दुखजनक है, बहुत ही देखिए, मुझको पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं चाहिए, ये पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट मत दीजिए। कोई ना, दर्शक आपको देख रहे हैं, गोल गोल बातें मत कीजिए, स्पष्ट बातें कीजिए।
जो लोग दोषी हैं उनके विरुद्ध सजा होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। हमारी पार्टी ये नहीं कह रही है कि जो दोषी है उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक गंध है। वरना एक बीजेपी का कैंडिडेट अपने लेटर पैड पर डेथ सर्टिफिकेट इशू कर रहा है और उसका पीएम होना चाहिए। शुद्धो, आपने सुन लिया और मामला ये इसलिए है केवल अभी जो अपराध है महिलाओं के खिलाफ, वो आंकड़े अगर आप देखेंगे ना, रेप में जो अभी चार्ट को टॉप कर रहा है वो राजस्थान है। और मैं आपसे खासतौर से ये सवाल पूछ रहा हूं, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि कौन इसमें ऐसा है जो महिलाओं को के प्रति अपराध को लेकर गंभीर हो। ना देखिए, इसका दो पहलू है। ऐसा तो नहीं है जो अगर कोई किसी प्रदेश में भाजपा रहे या तृणमूल रहे, कांग्रेस रहे, भाजपा के नेता सारे आपके। अरे दो नाम आपने ले दिए थे ना शुद्धो, अभी दो नाम आपने लिए थे, कुलदीप सेंगर का लिया था, चिन्मयानंद का लिया था। राजस्थान के मामलों पर मैं आपको दिखाऊं, चार्ट में सबसे ऊपर राजस्थान है। जनाब जवाब देने दीजिए। क्या राजस्थान सरकार के अशोक गहलोत साहब ये कोई भी बलात्कार के आरोपी को बचाने के लिए इतना सक्रिय हुए थे जैसे कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद को बचाने के लिए शुद्धो बनर्जी जी और यूपी जिस स्टेट में महिलाओं के खिलाफ अपराध को नहीं बर्दाश्त किया जाता, वहां घटनाओं पे लगाम लगनी चाहिए। बिल्कुल लगनी चाहिए। अपराध तो हो रहे हैं ना। नाकामी, मेरे बात सुन लीजिए जनाब, अगर उसमें राजस्थान में कांग्रेस सरकार की कोई खामी है, उस खामी को तुरंत दूर करके महिलाओं को और सुरक्षित करने चाहिए। लेकिन किसी भी दल को, जो भी पावरफुल हो, जो भी हिंदू हृदय सम्राट हो, किसी बलात्कारी आरोपी को उसको सेफ गार्ड नहीं करनी चाहिए, ये तो मैं कह रहा हूं। और दूसरी बात है, कोई भी घटना हो, वो अपराध है या घटना है, ठीक है, ये होना चाहिए। ये मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट कौन से हैं। अगर टॉप 10 स्टेट्स की बात आप करें महिलाओं के खिलाफ अपराध, वो भी बलात्कार जैसे संगीन अपराध, वेस्ट बंगाल का नाम उसमें नहीं है। क्या बप्पा चैटर्जी इसका क्रेडिट आप नहीं देना चाहेंगे विजय मिश्रा जी को? बंगाल सेंट्रल का कोई भी एनालिसिस का रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट सेंट्रल में सबमिट नहीं किया है पिछले 10 सालों से। 7-8 सालों से उन्होंने कोई रिपोर्ट सेंट्रल का कोई भी टीम के साथ कोऑपरेट नहीं किया है, तो वो बंगाल का नाम आएगा कहां से? बंगाल में आज भी, कल के रात के दिन भी देखिए, ममता दीदी नंदीग्राम में रह रही है, वहां से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस में एक महिला का धर्षण हुआ है, वो भी तृणमूल के गुंडे लोग किए हैं। वहां बीजेपी कार्यकर्ता के वाइफ के साथ धर्षण नहीं, लेकिन मैं ये एक महत्वपूर्ण मसला है, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसा संगीन मामला। क्या इससे ये साबित होता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये मुद्दा एक ही जैसा है? क्या इससे ये साबित होता है कि जनता भी जब वोट देने जाती है तो उसके दिमाग में ईवीएम की बटन दबाते समय महिलाओं के खिलाफ अपराध का मुद्दा नहीं रहता? अवनीश जी, सवाल अवनीश जी से। दिनेश जी, मैं बिल्कुल निष्पक्ष वजह से कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी शासित किसी प्रदेश में इस तरीके की घटना होती तो उसकी भी वैसी ही निंदा होनी चाहिए और प्रशासन को वैसा ही कदम उठाना चाहिए। लेकिन शुद्धो बनर्जी राम मदेरणा का नाम भूल जाते हैं, चिन्मयानंद का नाम याद रखते हैं, इसलिए दिक्कत होती है। 12 का भूल जाते हैं, हाथरस को याद रखते हैं, इसलिए दिक्कत होती है। और बप्पा चैटर्जी ने ठीक कहा कि अगर स्टेट एफआईआर लॉन्च नहीं होगी, लॉन्च होगी तो उसके सेंट्रल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के लिए उसके आंकड़े नहीं भेजे जाएंगे। जितना गलत ये है कि ए की बात किए जाने पर बी की तरफ इस मुद्दे का जो फुटबॉल बन जाता है और बी से बात करने पर वो ए की तरफ उछाल देता है, ये गलत है जितना, उतना ही ये भी बात सही है कि इसका यही हुआ है। इस मुद्दे का हमेशा फुटबॉल ही बना है और उसमें कभी कुछ कारगर नहीं हुआ है। वरना ऐसा नहीं होता कि उस जो 6 स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूं, उसमें मध्य प्रदेश भी रिफ्लेक्ट करता, उसमें उत्तर प्रदेश भी रिफ्लेक्ट करता। गौतम लाहिड़ी जी, इसमें क्या पश्चिम बंगाल में स्थिति कंपैरेटिवली बेहतर है? नहीं, अगर आपने जो आंकड़ा का जिक्र किया उस हिसाब से तो मानना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि बंगाल ने, बीजेपी का प्रवक्ता कह रहा है कि बंगाल सरकार ने कोई स्टैटिस्टिक्स भेजा नहीं सेंटर को, लेकिन वो रिपोर्ट में लिखा नहीं है कि नॉट रिसीव्ड, ऐसे कुछ लिखा नहीं होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। 2018 के बाद से इन्होंने आंकड़े नहीं भेजे, ये कहा जा रहा है, और ये आंकड़े 2009 से 2019 के बीच के हैं। मतलब एक साल का अगर आप हटा भी देते हैं और 5-6 टॉप स्टेट्स में उसका नाम नहीं है, जबकि ये भी बड़ा स्टेट है, पॉपुलर स्टेट है, तो ये कामयाबी नहीं है उसकी? नहीं, कामयाबी तो निश्चित माना जाएगा। फिर भी मैं कहूँगा पुराना अपना जो ओरिजिनल इशू है वो इशू मैं बोलते जो भी हो, डॉक्टर का सर्टिफिकेट और जो भी हो, लेकिन उस एरिया में ये मुद्दा रहेगा, ये मुद्दा है, मुद्दा रहेगा।
और जो पश्चिम बंगाल का जो आपने जिक्र कर रहा है, जो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से निश्चित तौर पे बंगाल में, मैं भी आता हूँ बंगाल से, मैं जानता हूँ वहाँ पे खुलेआम रात तक ठीक है महिला घूम सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। महिलाओं के बारे में जिन लोगों ने वहां अनुभव किया है वो ये महसूस करते हैं कि वहां महिलाओं को लेकर समस्या उतनी बड़ी नहीं है। लेकिन एक अहम खबर सुन लीजिए, ममता बनर्जी का भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ा आरोप है। ममता ने कहा कि बीजेपी ने आतंक फैलाने की साजिश रची है। ममता का दावा कि यूपी बिहार से गुंडे बुलाए गए हैं। ममता ने कहा लड़की की हत्या करवाएगी बीजेपी, चुनाव के दौरान हिंसा फैलाने का बीजेपी का मकसद है। আমি আপনাদের বলি তাই হয়তো বলার সুযোগ থাকলে আমি চাই না এখানে কারো সাংস্ট্রোক হোক বা গরমের মধ্যে অসুবিধা করুক। আপনারা মা ভাই বোনেরা ঘোরাচুরা অনেক আন্দোলন করেছেন, ভূমি আন্দোলনে আপনারা ইতিহাস তৈরি করেছেন, আপনারা এই পৃথিবীর ইতিহাসে নিজেদের দীক্ষিত করেছেন। আগামী দিনে এই এলাকা থেকে আমি দাঁড়াচ্ছি আমার প্রতীক চিহ্নে, জোড়া ফুল চিহ্নে, মেশিনে 2 নম্বরে নাম আছে। আপনারা জানেন বিজেপির লোকেরা সারা নন্দীগ্রাম নয় সারা বাংলায় গুন্ডামি করে বেড়াচ্ছে, সন্ত্রাস করে বেড়াচ্ছে। এমনকি আমার কাছে খবর আছে নিজের একটা মেয়েকে নিজেরা খুন করবে, করে বললে তৃণমূল করেছে, দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করবে। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि वहां जो बाहर से लोग बुलाए गए हैं वो यहां अपराधों को अंजाम देंगे और कहा जाएगा कि देखिए यहां तृणमूल कांग्रेस ने किस तरीके का माहौल बनाया हुआ है। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी ये भूल रही हैं यूपी के लोगों को खास तरीके से टैग करना, ये कहना कि बिहार से आए हुए लोग कैसा काम कर रहे हैं, या ये कह देना कि इसको गुजरात नहीं बनने देंगे, ये उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है क्या? यूपी, बिहार, गुजरात, बड़ी तादाद में यहां से गए लोग वहां रहते हैं, लेकिन वो लोग जो यहां रह रहे हैं और मुंह नहीं खोलते मुद्दों के मामले में। सर्वे करने जाइए, उनसे सवाल पूछिए, वो चुप रहते हैं, या तो कह देते हैं देखिए इस बारे में हमको कुछ पता नहीं है, ये मुद्दा ही हमको मालूम नहीं है, या वो कह देते हैं मैं इस बारे में कुछ बोलूंगा नहीं। मालूम तो है लेकिन बोलूंगा नहीं। ये कौन है लोग जो चुप रहना बेहतर समझ रहे हैं, जो इस मौसम में कुछ नहीं कहना चाहते, जो नहीं चाहते कि सामने वाला मन पढ़ ले और मन पढ़ने के बाद ये पता कर ले कि किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखता है और हो सकता है उसके साथ हिंसा की वारदात हो जाए। क्या वो चुप रहने में इसलिए अपनी भलाई समझ रहा है कि बंगाल में रक्त रंजित माहौल उसे इसी में उसकी बेहतरी समझाता है? जरा देखिए ममता की नजर में यूपी और बिहार के वोटर्स मतलब बाहरी या गुंडे, मतलब क्या ये वो लोग हैं जो उनके डर के मारे मुंह नहीं खोल रहे हैं और उनको कह दिया जाता है ये बाहरी लोग हैं, गुंडे लोग हैं? क्या ये साइलेंट वोटर्स हैं? क्या ये यही लोग हैं जो चुनाव की दशा और दिशा तय कर सकते हैं? साइलेंट वोटर्स 2 मई को नतीजे तय करेंगे, ये बात माना जा रहा है। साइलेंट वोटर्स को ये डर है कि मुंह खोलने से उनके ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। क्या बाहर से गए हुए लोग जो असल में वहां जाकर कामकाज के सिलसिले में बस गए हैं उनको आज भी अलग थलग किया जाता है? क्या उनको बहिरागत कहा जाता है और यह कहा जाता है कि जब बात आए यहां का आदमी कौन है तय करने की तो ये यहां के लोग नहीं हैं? हालांकि वो वहां के वोटर्स हैं, इसीलिए वो चुप रहने में और चुपचाप जाकर वोट करने में अपनी भलाई समझते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को क्या आइडेंटिफाई कर लिया जाता है उनकी तरफ से जो समझते हैं कि वोट हमारी तरफ नहीं जाएंगे? और क्या जो ये आरोप लगता है कि इनके वोटर आई कार्ड छीन लिए जाते हैं, इनको जाने नहीं दिया जाता वोट देने के लिए, अगर कोई चला जाता है तो उसके साथ हिंसा की वारदातें होती हैं, क्या ये बात सही है? जरा इसको समझना चाहूंगा गौतम दा, इस बारे में वस्तुस्थिति क्या है? देखिए वस्तुस्थिति 2 टाइप का है। एक है कि जिस जगह पे जिस पार्टी का संगठन मजबूत है वहाँ पे लोग खुल के बोलने में डरते हैं किसी पार्टी के खिलाफ, एक ये कारण। लेकिन ज़्यादातर पे और एक कारण है कि बहुत जगह पे ऐसे लड़ाई हो रहा है कि बहुत कांटे का टक्कर है, इसलिए लोग खुल के अगर बोलना भी चाहते हैं नहीं बोल पाता है क्योंकि समझ नहीं आता है कौन जीत रहा है। लेकिन पहला चरण का जो मतदान हुआ जिसमें 85% लोग मतदान किया, वो साइलेंट वोटर अपना मन बना लिया और वो वोट दिया उसी हिसाब से। इसलिए पहला चरण का जब नहीं तो ये क्या रहा? क्या ये लेफ्ट के समय से चलता चला आ रहा है कि अगर समझ में आ गया कि हमको वोट नहीं देगा तो उसके साथ हिंसा की घटना, और क्या ये तृणमूल के समय भी जारी रहा है क्या? नहीं, लेफ्ट का जमाने से इस बार थोड़ा, हम TV9 में अपना ओपिनियन पोल में भी देखा, इस बार थोड़ा ज्यादा आशंका है। ये इतना लेफ्ट के जमाने से इस तरह की घटनाओं में इजाफा हुआ है। 21वीं सदी में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, हम डेमोक्रेसी, बहुत मजबूत डेमोक्रेसी की बात जब कर रहे हैं तब तृणमूल कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि कैसा आक्षेप उसके ऊपर लग रहा है। विजय मिश्रा जी कहिए। सबसे पहले जो बाहरी की जो बात आपने जो रखा है, बाहरी जो लोग हैं यूपी के हैं, बिहार के हैं, अन्य प्रदेश से जो लोग यहाँ आए हुए हैं,
ममता बनर्जी जी का जो आरोप है वो बाहरी लोगों का नहीं है। बंगाल में रहने वाले जितने भी लोग हैं सब बंगाली हैं, ये हमारी नेत्री ममता बनर्जी कह रही है। जो बंगला बोलते हैं वो बंगला भाषी बंगाली हैं, जो हिंदी बोलते हैं वो हिंदी भाषी बंगाली हैं, जो उड़िया बोलते हैं उर्दू उड़िया भाषी बंगाली हैं। एक सेकंड सर, आप अपना जो तृणमूल कांग्रेस का ट्विटर हैंडल है वो देखते हैं क्या? उसमें वो देखा है आपने जिसमें एक दुकानदार खड़ा हुआ है और 3 लोग आते हैं, उसमें बहिरागत 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 चिल्लाया जाता है। उसमें कौन कौन नजर आता है? शुभेंदु अधिकारी नजर आते हैं, बहिरागत है क्या? मिथुन चक्रवर्ती बहिरागत हैं? दिलीप घोष बहिरागत है क्या? बहिरागत कौन है कि जो लोग चुनाव के वक्त, बहुत ऐसे लोग जो चुनाव के वक्त जो है किसी पार्टी के कैडर आए हुए हैं यहाँ बंगाल, वो जो है बाहरी है, वो लोग आकर के यहाँ शांति करना चाह रहे हैं, वो लोग यहाँ की संस्कृति को नष्ट करना चाह रहे हैं, वो लोग आकर के यहाँ झगड़ा लगा करके और मारपीट कर गए और यहाँ नया विश्व तैयार करना चाह रहे हैं। इसी का विरोध है हमारी पार्टी कर रही है, हमारी नेत्री कर रही है। बप्पा चटर्जी, कैसे लोग बुला रहे हैं आप? कहां से आ रहे हैं ये लोग? मेरा तो जन्म भी यहाँ हुआ है और मेरा राजनीतिक करियर भी यहाँ है, और ये लोग बहिरागत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ममता दीदी बंगाल को भारत का ही हिस्सा नहीं समझती है। वो सोचती है ये बंगाल या तो बांग्लादेश है या पूर्वी पाकिस्तान है, ये मानने को तैयार नहीं है भारत का हिस्सा है। वो रोहिंग्या लोगों का ऊपर दर्द उनका दिखता है, वो जहां वोट बैंक देखती है, जिस तरह का वोट बैंक देखती है उसी तरह का पॉलिटिक्स वो करती है। आप देखिए नंदीग्राम में हिंदू वोटर 70 to 80% है, इसीलिए वहां जाके राम नाम का कीर्तन कर रही है, वहां जाके चंडी पाठ कर रही है। और जहां देखिएगा 40% 50% माइनॉरिटीज है, वहां जाके वो हिजाब डाल तो ये सिर्फ टीएमसी कर रही है कि सब करते हैं? जैसा माथा वैसा टीका सिर्फ टीएमसी कर रही है या सब करते हैं? टीएमसी सिर्फ टीएमसी कर रही है, जैसा माथा वैसा टीका। लेकिन मैं अपनिजेश जी के पास जाना चाहता हूं। अपनिजेश जी, जरा मुझको ये समझाइए, जब ये कहा जाता है कि देखिए कैसी सरकार है केंद्र में, लोगों को बोलने नहीं देती, अंकुश लगा कर रखती है, राइट टू एक्सप्रेशन नहीं है, तब एक जगह पर एक राज्य ऐसा है जहां पर जाकर आप बोलिए तो वहां का मतदाता नहीं बता पाता है कि उसने मन क्या बनाया है। मैं एग्जैक्टली दिनेश जी, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि वहां पर स्थितियां इतनी खराब हैं, बंगाल में वास्तव में इतनी स्थिति खराब है कि राजनीतिक हिंसा, खुलेआम तृणमूल का कोई भी व्यक्ति ऐसा मानता है कि मुझे पैसा लेना, कटमनी लेना। किसी ने तृणमूल सांसद ने कहा कि मैंने घर बनाया, उसके लिए कटमनी देनी पड़ी। हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी, इसीलिए वहां की जनता साइलेंट वोटर के रूप में आपने जिसको पहचाना है कि चुपचाप लड़ तो सकती नहीं तृणमूल के गुंडों से, लेकिन कम से कम लोकतांत्रिक तरीके से उसको हटा तो सकती है। सिर्फ ये संकल्प लिया। तृणमूल कांग्रेस को एक खास तरीके से देखा जा रहा है, लेकिन ये कथित इमेज है, ये परसेप्शन है जो विरोधी क्रिएट कर रहे हैं। वाकई ऐसा है? ये अहम खबर देखिए, नंदीग्राम में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प। चुनाव प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई। मिथुन की रैली के लिए जुटे थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उस दौरान ये हिंसक झड़प हुई है। अब इसको लेकर विजय मिश्रा जी क्या कहेंगे? आप जल्दी से अपना जवाब दीजिए, तब तक मैं एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं अपने दर्शकों को। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इनके जो नंदीग्राम के उम्मीदवार हैं उनको किसी भी तरह जिताना है। सारे सेंट्रल फोर्स से लेकर के तमाम नेता, पेट्रोलियम मंत्री जो 100 रुपया पेट्रोल और डीजल बेच रहे हैं और वहां जाकर के इलेक्शन करा रहे हैं, उनको तो ये सोचना चाहिए कि अरे विजय मिश्रा जी, ये किस पर आरोप लगा रहे हैं आप? अपने सिस्टम पर आरोप लगा रहे हैं? फिर आपका सिस्टम दूध का धुला है। और दूसरे मैं ये जानना चाहता हूं कि इसी तरीके में मीनाक्षी मुखर्जी को तो जानते होंगे ना आप, नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं। एक सेकंड विजय मिश्रा जी, बात सुनिए। वो ये कह रहे हैं, जो आपने अभी आरोप लगाया ना 100 रुपए लीटर वाला, वो यही कह रहे हैं कि स्कूटी चलाकर विरोध करती हैं तेल की कीमतों का, और हल्दिया से नंदीग्राम आने के लिए हेलीकॉप्टर से आती हैं। मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले नंदीग्राम का रण, नंदीग्राम में कौन कहां खड़ा हुआ है और उसमें एक चेहरा आपको दिखाई देगा। क्या वो वाकई किसी अंडरकरेंट को रिप्रेजेंट करता है? अगर कहीं कोई अंडरकरेंट है तो, या फिर आज उस पार्टी के बारे में जो कहा जाता है कि बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं गया, वही उस पर लागू है? जरा देखिए, यहां पर आपको दिखाई देती है ममता बनर्जी, राज्य की मुख्यमंत्री, स्टॉलवर्ट, बहुत बड़ा चेहरा। यहां आपको दिखाई देते हैं शुभेंदु अधिकारी, कभी ममता बनर्जी के बेहद खास, सरकार में नंबर 2 कहे जाने वाले, और अब भारतीय जनता पार्टी की जीतने की स्थिति में मुख्यमंत्री पद के दावेदार, फ्रंट रनर नंबर 1। यहां पर एक चेहरा आपको दिखाई देता है 36 साल की इस लड़की का। यह लड़की जो सीधे छात्र राजनीति से अब सीपीएम की कैंडिडेट है, मीनाक्षी मुखर्जी, जिसका जिक्र हम कर रहे थे। यहां पर आप एक चीज जरा, अगर आपको नंदीग्राम समझना है तो आपको यह समझ लेना पड़ेगा कि नंदीग्राम 1 और नंदीग्राम 2 में बांटा गया है डेवलपमेंट ब्लॉक्स के हिसाब से। नंदीग्राम 1 में
मुस्लिम वोटर्स की तादाद ज्यादा है और कहा यह जाता है कि नंदीग्राम 1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है तृणमूल कांग्रेस के जो वोटर्स हैं उनको। नंदीग्राम 2 में हिंदू ज्यादा हैं और इसलिए यह रिप्रेजेंट करता है हिस्सा वो जिसकी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग देख रहे हैं। लेकिन मीनाक्षी ही एक ऐसा चेहरा है जो दोनों की बात कर रही हैं। वो ये करते हैं, वो कहती हैं कि मैं 70% और 30% की बात नहीं करती, यहां का लिटरेसी रेट 90% है, मैं उसकी बात करती हूं। और ये मीनाक्षी के मुद्दे हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। किसानों को फसल के उचित दाम मिले, यहां के लोगों को रोजगार मिले, मां बेटियों का सम्मान बढ़े, ये उनके मुद्दे हैं। क्या वही हैं जो मुद्दों की बात कर रही हैं और बाकी सब ध्रुवीकरण और मजहब की बातें कर रहे हैं? जरा ये सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी समझना चाहूंगा। चैटर्जी साहब, बप्पा जी। देखिए, लेफ्ट का जो परिस्थिति है, लेफ्ट आईएसएफ का साथ उनको समझौता करना पड़ रहा है, कांग्रेस के साथ समझौता करना पड़ रहा है। वो लोग एक्चुअल मुद्दे में है नहीं, क्योंकि 34 साल तक लेफ्ट ने बंगाल में राज किया और बंगाल में एक एक करके लाल झंडा दिखा दिखा के सारे फैक्ट्रीज को बंद कर दिए, एक भी फैक्ट्रीज का ओपनिंग नहीं हुआ है। और तृणमूल कांग्रेस भी वही पद पे ले जा रहे। 10 साल से ममता बनर्जी का सरकार चल रहा है, एक नया कारखाना बंगाल में नहीं खुला, रोजगार का कोई रास्ता। चलिए, लेफ्ट का अगर यहाँ कोई कैंडिडेट होता तो मैं जवाब लेता, लेकिन बहुत संक्षेप में शुद्धो बनर्जी, बहुत संक्षेप में रखिएगा, टाइम नहीं है मेरे पास एकदम। भाई साहब, मैं अभी हावड़ा के श्यामपुर केंद्र में हूँ। वहां पे कल स्मृति ईरानी आ रही है और देव साहब आ रहे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। ठीक है, लोगों को पता है। ठीक है, आप सबका शुक्रिया करूंगा क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पर आपको मैं सवाल का जवाब बता दूं जो मैंने अपने दर्शकों से पूछा था कि क्या नंदीग्राम ममता बनर्जी का सियासी भविष्य तय करने वाला है। इसके जवाब में 76% लोगों ने कहा है हाँ, नंदीग्राम में क्या होगा इससे तय हो जाएगा ममता बनर्जी का सियासी फ्यूचर क्या है। जबकि बाकी लोगों ने यह कहा है कि नहीं, अभी इससे तय नहीं होने वाला, ममता बनर्जी को आप इससे राइट ऑफ नहीं कर सकते, अगर वो हार जाती हैं यहां से तो भी। बहरहाल 2 महत्वपूर्ण खबरें, अगले चरण का चुनाव बंगाल में होने वाला है और कल गर्मी ने 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का और दर्शकों का मेरे साथ जुड़ने के लिए।